गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आप सभी ने अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया। उसमें आपको जिन जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन दिक्कतों को आप हमें बताइए, शेयर करिए। और नेक्स्ट आपको ये बता दूं, ये तो आपके मल्टीपल टाइप के ही क्वेश्चन आंसर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि हिंदी लिखने और सबमिट करने में दिक्कत थी आप लोगों को। लेकिन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए जो लोग नहीं सबमिट इत्यादि कर रहे हैं वो कम से कम कॉपी में, आप मान लीजिए यदि आप हमें छोटा ही लिख करके भेजते हैं तो कम से कम कॉपी में पूरा लिखते जाइए। क्यों? क्योंकि 11th और 12th में दोनों में आपका यही आएगा, जिसके कारण कि आपके पास लिखा हुआ तो कुछ मैटर रहना चाहिए। अब हम आपको दो चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस शुरू करें। आप लोगों ने, हो सकता है आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा कि जो कवि इत्यादि या लेखक इत्यादि लिखते हैं उनमें लिखने का हर किसी का स्टाइल अलग होता है, जिसको कि हिंदी में वाद कहा जाता है। तो आज हम आपके सामने काव्य मंजरी का सुमित्रा नंदन पंत, जो कि छायावाद के कवि हैं, उनको स्पष्ट करने जा रही हूँ। इसलिए मेरा उद्देश्य था कि पहले हम आपको छायावाद क्या चीज़ है इसे स्पष्ट कर दें। हमारे यहाँ जब आधुनिक काल आया और हिंदी साहित्य का सृजन प्रारंभ हुआ, उस समय धीरे धीरे जब खड़ी बोली आई और सब लोगों ने अपने अपने स्टाइल में लिखना प्रारंभ किया, उसी में को अनेक अलग अलग कालों में बटा, जिसमें कि छायावाद आया। छायावाद, छाया यानी परछाई, और छायावाद वह वाद होता है जिसमें कि प्रकृति से संबंधित हो, किसी न किसी का मानवीकरण किया जाता है। छायावाद के हमारे यहाँ 4 स्तंभ माने जाते हैं। स्तंभ माने खंभा। इन्हीं 4 खंभों के ऊपर आपका छायावाद आधारित है। आप जो लोग भी लिखना चाहें वो वहाँ पे बुक में ही लिख दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत, जो कि आपको पढ़ाए जाएंगे। दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा महादेवी वर्मा। अर्थात छायावाद के कवि जो हैं या लेखक जो हैं वह 4 हैं: सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अंत में महादेवी वर्मा। और छायावाद आप कैसे समझेंगे? तो छायावाद को समझने की सबसे प्रमुख चीज़ होती है कि उसमें किसी न किसी का मानवीकरण किया जाता है। मानवीकरण कहते हैं कि उस चीज़ को मानव के रूप में प्रस्तुत करना, पहली चीज़, अर्थात उसे एक प्रतीक मान लेना, और उस प्रतीक को मान करके जो स्पष्ट किया जाता है उसे हम मानवीकरण कहते हैं। या प्रकृति से संबंधित रचनाएं जब होती हैं तो उसे हम छायावाद, क्योंकि छायावाद की विशेषता ही है कि किसी न किसी का मानवीकरण किया जाता है या प्रकृति से संबंधित रचना। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है जो यूनानी सम्राट सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया, यदि आपने कभी सुबह के समय सूरज को उगते हुए देखा होगा, सुबह के समय बिल्कुल प्रातः काल जो 5:30 6 का समय होता है, यदि आपने देखा होगा, या कभी आप किनारे नदी इत्यादि के, गंगा इत्यादि के किनारे गए होंगे, तो आप देखते होंगे कि हमेशा सूर्य ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। उसको उन्होंने क्या माना है? ऐसे लगता है कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। हेम कुंभ, हेम माने स्वर्ण, कुंभ माने घड़ा, अर्थात स्वर्ण कलश को लिए हुए, और हम लोगों के जीवन में सुखों की भरती ढुलकाती, अर्थात वो ऊपर की तरफ ऐसे उठ रहा है, जिसको उन्होंने कहा कि मानो हम लोगों के जीवन में सुखों की वर्षा करते हुए
ऊपर की, और उस घड़े को भर रही है और भर करके हम लोगों के जीवन में सुखों, क्योंकि वो उल्लास और उत्साह का प्रतीक है। उसी उल्लास और उत्साह के प्रतीक के कारण ऐसा माना गया कि वह उल्लास और उत्साह हमारे जीवन में भर रही है और भरते हुए और ढुलकाते हुए, गिराते हुए उस घड़े को ऊपर लिए हुए जा रही है। तो ये जब कार्नेलिया जो थी वो यहाँ आई और जब वो सुबह के प्रातः काल का जयशंकर प्रसाद का वर्णन सुनी, देखी, तो वह कही कि वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है। तो ये छायावाद की विशेषता होती है। हमने पहले आपको छायावाद स्पष्ट कर दिया कि छायावाद किसे कहते हैं, तो जहाँ पर किसी न किसी का मानवीय, प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है और प्रकृति से संबंधित जब लेख लिखा जाता है या कविता लिखी जाती है उसे छायावाद। और छायावाद के 4 ही स्तंभ हैं, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अंत में आपका महादेवी वर्मा। अब आपको सुमित्रा नंदन पंत की एक और विशेषता बता दें। इन्हें हम कहते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अल्मोड़ा के पास कौशानी ग्राम है, वहीं इनका जन्म हुआ और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वहीं ग्राम में। बाद में ये क्लास 10th इत्यादि करने बनारस और फिर इलाहाबाद चले आए थे, प्रयागराज। तो जो जीवन का प्रारंभिक वर्ष और 7 वर्ष की आयु में ही इन्होंने रचना प्रारंभ कर दी थी। तो प्रकृति के सुरम्य वातावरण में रह रहे थे। सुरम्य माने सुंदर, जिसका कि हम वर्णन नहीं कर सकते। सुरम्य वातावरण में रह रहे थे, तो वहाँ की प्राकृतिक जो दृश्यों का वर्णन है वो इन्होंने किया। इसलिए आप इनके लिए प्रकृति के सुकुमार कवि। आधुनिक काल तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ आप इनके लिए कोई दूसरा उदाहरण लेकर के आएंगे तो वह आप कहीं अधिक प्रभावकारी होंगे। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौशानी ग्राम में हुआ, जिसको हमने आपको प्रकृति के सुकुमार कवि ये क्यों कहे जाते हैं और 1900 होने के कारण आधुनिक काल आपको स्पष्ट ही करना है, आप इसे इन्हें लिख सकते हैं। इनका बचपन का नाम क्योंकि माँ तो जन्म के कुछ समय बाद ही 5-6 दिन बाद ही शायद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो दादी ने और पिता ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए इनका नाम जो था वो गोसाई दत्त रखा था। इन पर सरोजनी नायडू, कविंद्र रविंद्र, महात्मा गांधी और श्री अरविंद का भी गहरा प्रभाव। 28 दिसंबर 1977 को इनका देहावसान। अब रचनाएं देख लीजिए। नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता सभी लिखे हुए हैं, जिसको आप डाल दीजिएगा। साहित्य की अनेक विधाओं में इन्होंने लिखे। इनमें से इनकी कोई 2 रचनाएं ले लीजिएगा। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायत, चिदंबरा इत्यादि पर इनको पुरस्कार भी मिला हुआ, पद्म भूषण की भी उपाधि मिली हुई है, जिसके कारण कि आपको जो भी रचनाएं याद हो सकती हैं उन्हें डाल दीजिए। पल्लव रचना इसलिए बोला है क्योंकि आ धरती कितना देती है जो आपके कोर्स में है वह आपका पल्लव से ही लिया गया है। पंत जी प्रकृति के कवि हैं। प्रकृति के कवि कहने का तात्पर्य प्रकृति के सानिध्य में, सानिध्य माने समीप में रहते हुए इन्होंने रचना प्रकृति से संबंधित की और आपने छायावाद की विशेषता ही प्रकृति से संबंधित माना है। इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है। प्रसाद और निराला की भांति, प्रसाद वही जयशंकर प्रसाद और निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भांति ये भी छायावादी कवि हैं। इनके काव्य में गांधी दर्शन का प्रभाव, क्योंकि महात्मा गांधी और अरविंद से प्रभावित थे, इसलिए इनकी रचनाओं में गांधी दर्शन का प्रभाव है। प्रकृति, नारी और सौंदर्य को इन्होंने उदात्त रूप दिया। उदात्त अर्थात ऊंच, ऊपर का पद प्रदान किया है। इन्हें अनेक पारितोषिक और सम्मान, पारितोषिक यानी पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। साहित्य में जो सबसे प्रमुख, सबसे पहला पुरस्कार वह पद्म भूषण है, उसे आप याद रखिएगा और सन याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
1961 में चिदम्बरा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार तथा रूस की सरकार द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया गया। अब आप इनको कम से कम शब्दों में पहला प्रयोग कर दीजिएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि, और दूसरा आप इन्हें छायावादी कवि के रूप में जान सकते हैं, आधुनिक काल के रूप में। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लेखनी चलाई है। कोई भी 2 रचनाओं को बारे में आप लिख लीजिएगा। अनेक पुरस्कारों से तो सम्मानित किए ही गए हैं, और सबसे प्रमुख जो भारत सरकार द्वारा अपनी रचनाओं के लिए पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किए गए। इनकी काव्य रचनाओं में हमें प्रकृति के उदात्त रूप का दर्शन होता है। इनकी भाषा खड़ी बोली, सहज, सरल एवं स्पष्ट है तथा यह एक छायावादी शैली को या छायावादी कवि के रूप में जानी जाती है। अब इस कविता को पढ़ाने से पहले हम आपको बताएं, हमारे यहाँ ज्ञान जो है उसको तुच्छ माना जाता है, अर्थात धन को प्रमुख माना जाता है। कवि अब इस धन को प्रमुख मानने के कारण क्या मानता है कि बचपन में, क्योंकि हमारे अंदर अबोधता और अज्ञानता, यानी जो हम जब तक कि अपना जीवन का जो कहा जाए ना, अपना सुनहरा काल क्या उसके आगे का समय, जब तक हम 60-65 के नहीं हो जाते, हमें लगता है कि धन ही प्रमुख है और व्यक्ति उस धन के पीछे ही भागता चला जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताई कि उन्होंने बचपन में एक अज्ञानतावश उन्होंने सोचा था कि मिट्टी में हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, तो आप जानते ही हैं, जिसके कारण उन्होंने धरती के अंदर क्या किया कि पैसे दबा दिए और उन्होंने जीवन के 50 वर्षों तक निरंतर उस जमीन को खाद पानी सब कुछ देते रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तृष्णा थी, उनके अंदर लालच थी। उसी तृष्णा और लालच से वह लगातार अपने जीवन के 50 वर्ष तक उस बीज को देखते रहे कि किस दिन वह पेड़ निकलेगा और उसमें से जब रुपयों की कलदार और मधुर फसलें खनकेंगी और मैं धनवान बन जाऊंगा। लेकिन इंतजार करने के बावजूद भी जब एक भी पेड़ या एक भी पत्ती अंकुर भी नहीं फूटा, तो उन्होंने धरती को क्या माना कि यह धरती बंजर है। और एक दिन आंगन में यूं ही टहल रहे थे, बारिश हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे यूं ही, क्यों? क्योंकि भाई सेम जो होता है, सेम यदि आपने देखा होगा, सेम की लतर तो जब वह फलती चली जाती है तो वह निरंतर आगे, चाहे आप उसकी कितनी भी फलियां तोड़ डालिए, सब कुछ कर डालिए, लेकिन वह दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहती। और सेम को यहाँ क्या माना गया, ज्ञान का प्रतीक माना गया। उन्होंने यूं ही गीली तह को सहला करके, यानी गीली मिट्टी को सहला करके उसके नीचे उन्होंने एक सेम का बीज दबा दिया। अभी वहाँ तो वह लगातार एकटक नजरों से जीवन के 50 वर्षों तक खाद पानी डालकर इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। यहाँ इन्होंने ऐसे ही जो दबा दिया था और कुछ भी खाद पानी नहीं डाला, एक दिन उन्होंने देखा कि छोटे छोटे जो नवागत पौधे हैं वह अपने पैरों को पटक करके ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और उन्हें देख करके उन्होंने लगा कि यह धरती तो रत्न प्रश्वनी है, यानी रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। और इस पर हमें क्या है, समता, ममता एवं क्षमता के दाने बोले। समता यानी समानता, ये भाईचारे के लिए प्रयोग किया गया है, आपस में समानता की बात। ममता यानी आपसी प्रेम की, और क्षमता अर्थात जितनी हमारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार, क्यों, तभी हमारे अंदर मानवता जीवित होगी और उसी मानवता से सभी दिशाएं संपन्न एवं खुशहाल। तो इस प्रकार के कार्य कर यहाँ हमने आपको कर दिया। अब आगे वाले में हम आपको काव्य पाठ कराएंगे।